हाय फ्रेंड्स, और आज फिर से मैं यानी कि आपका दोस्त फैक्ट भाई आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी धरती का लगभग 71% सरफेस एरिया पानी से कवर्ड है, जिसमें से लगभग 96% महासागरों में पाया जाता है और बाकी 4% ग्राउंड वाटर के रूप में और ग्लेशियर्स नदियों और लेक्स में पाया जाता है। दुनिया में दो तरह का पानी पाया जाता है, एक जो कि चलता फिरता रहता है और सर्कुलेट होता रहता है, और दूसरा जो कि एक जगह पर स्थिर रहता है। आमतौर पे ऐसा स्थिर पानी तालाबों के रूप में पाया जाता है, लेकिन जब तालाब हद से ज्यादा बड़ा हो तो उसे लेक का नाम दे दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि आज की डेट में दुनिया में 117 मिलियन यानी 117 मिलियन से भी ज्यादा लेक्स हैं। अगर इन लेक्स को मिला दिया जाए तो इनका टोटल एरिया रशिया से भी ज्यादा बड़ा होगा। अगर कोई हमें एक लेक को इमेजिन करने को बोलेगा तो हमारे मन की खिड़की में एक शांत, सुंदर, गोल सी झील आएगी जो कि चारों ओर फूलों से घिरी होगी। खुला आसमान होगा, हल्की हल्की ठंडी हवाएं होगी और उन हवाओं का आनंद उठाते पिकनिक मनाते हुए हम और हमारा परिवार। दुनिया की ऑलमोस्ट हर लेक ऐसी ही दिखाई पड़ती है, शांत, सुशील और आनंदमयी। लेकिन इस दुनिया में कोई भी चीज असल में जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है, और कई बार जो चीज सबसे शांत और हार्मलेस सी दिखती है वही सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। आज के वीडियो में हम देखेंगे और पता करेंगे आखिर दुनिया में सबसे खतरनाक और सबसे डेडली लेक्स कौन सी हैं और इसके पीछे छुपे हुए राज। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें सुन के शायद आप कभी किसी लेक पर जाना ही ना चाहें। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो मैंने 1986 के पहले बनाया होता और अगर तब मुझसे किसी ने पूछा होता कि दुनिया की सबसे खतरनाक लेक कौन सी है तो शायद मेरा जवाब अलग होता। 1986 के पहले मेरा जवाब डोमिनिसिया की बॉइलिंग लेक होता, जिसके किनारे का ही तापमान लगभग 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है। या शायद मेरा जवाब रशिया की कराचे लेक होता, जो कि रशियन इंडस्ट्रीज द्वारा रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल के लिए इस्तेमाल की जाती है। इस लेक में रेडियो एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन इतना ज्यादा है कि अगर कोई इंसान सिर्फ 1 घंटे के लिए इस लेक के पास खड़ा हो जाए तो उसकी मौत हो सकती है। लेकिन दोस्तों, आज 2019 में मेरा जवाब इन दोनों से हटके है। 1986 में हुई कई घटनाओं के बाद आज ऑफिशियली कैमरून में स्थित लेक न्योस दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे घातक लेक है। लेकिन आखिर इस लेक के बारे में ऐसा क्या इतना डरावना है कि इसने बॉइलिंग लेक और कराचे लेक जैसी लेक्स को भी पीछे छोड़ दिया। चलिए पहले जानते हैं कि एक लेक आखिर बनती कैसे है, एक लेक क्या होती है। धरती पे एक गड्ढा जिसमें पानी भरा होता है, तो जाहिर सी बात है कि किसी फोर्स ने धरती में गड्ढा बनाया होगा जिसमें समय के साथ पानी भरता चला गया। आमतौर पर ये गड्ढे यानी कि बेसिन्स ग्लेशियर या टेक्टोनिक प्लेट्स एक्टिविटी के द्वारा बनते हैं। ग्लेशियर्स जब मूव करते हैं तो वे धरती पर गड्ढा बनाते हुए मूव करते हैं, और जब वे पिघलने लगते हैं तो इन्हीं गड्ढों में ग्लेशियर का पानी भर जाता है और एक लेक बन जाती है। या फिर जब टेक्टोनिक प्लेट्स शिफ्ट होती हैं तो धरती पे गड्ढे, दरारें इत्यादि पैदा होने लगती हैं। अगर गड्ढे ज्यादा बड़े और गहरे होते हैं तो उनमें बारिश का पानी और नीचे का ग्राउंड वाटर भरने लगता है, जिससे कि एक लेक बन जाती है। कई बार जब एक बड़ी नदी अपना रास्ता अचानक से बदल लेती है तब भी गड्ढा पीछे रह जाता है और उसमें पानी भर जाता है और वो एक लेक बन जाता है। दुनिया की 90% लेक्स इन्हीं 3 प्रक्रियाओं से बनती हैं। इनफैक्ट इंसान खुद भी कहीं भी गड्ढा खोद के खुद एक लेक बना सकता है। इंडिया में भी भीमताल और जयसमंद लेक्स जैसी कई लोकप्रिय लेक्स इंसानों द्वारा ही बनाई गई हैं। लेकिन कभी कभी एक लेक ज्वालामुखी के फटने पर भी बन जाती है। जब कभी ज्वालामुखी फटता है तो उसकी नोक पे एक क्रिएटर बन जाता है, और एक बार वो ज्वालामुखी इनएक्टिव हो जाता है या फिर अपने फटने की क्षमता खो बैठता है तो उस क्रेटर में इवेंचुअली पानी भरने लगता है और बन जाती है एक क्रेटर लेक, लेक न्योस, जिसे मैं दुनिया की सबसे खतरनाक लेक का दर्जा दे रहा हूँ। ऐसी लेक का जीता जागता एग्जाम्पल है। चलिए अब आता हूँ मैं आपके सवाल पे कि आखिर ये लेक न्योस के बारे में ऐसा क्या इतना ज्यादा खतरनाक है। इसके जवाब के पीछे बहुत सारी साइंस है और 1986 में हुई कुछ खौफनाक घटनाएं जिसके कारण आज ये लेक इतनी प्रसिद्ध है। एक ज्वालामुखी कई बार फटने के बाद शांत जरूर हो जाता है, लेकिन ना उस ज्वालामुखी के नीचे का लावा शांत होता है और ना ही ज्वालामुखी का स्ट्रक्चर बदलता है। ज्वालामुखी के अंदर जिस ट्यूब से लावा बाहर आता था जब वो फटा था, वो ट्यूब वैसी ही रहती है जैसे कि पहले हुआ करती थी। अगर आप इस ट्यूब को फॉलो करते हुए कुछ 10-12 किलोमीटर नीचे पहुँचेंगे तो आपको गर्म उबलता हुआ लावा नजर आएगा। इसी उबलते हुए मैग्मा के साथ आपको मिलेगी ढेर सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस, जो कि उस लावा के उबलने के कारण लगातार जनरेट हो रही होगी। अब ये तो आप जानते ही हैं कि जमीन के अंदर जितना ज्यादा नीचे आप जाएंगे उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा,
तो इसका मतलब ये है कि जो भी CO2 प्रोड्यूस्ड हो रही है वो बहुत ही प्रेशर से प्रोड्यूस हो रही है और ये कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे ट्यूब से बाहर निकल के क्रेटर के तल पे इकट्ठी होती रहती है। अब अगर उस क्रेटर में पानी नहीं होता तो ये CO2 हवा में डिफ्यूज हो जाता, लेकिन क्योंकि एक क्रेटर लेक में इस ट्यूब के ठीक ऊपर ढेर सारा पानी होता है तो हवा में डिफ्यूज होने के बजाय ये सारी CO2 लेक के बेस पर इकट्ठी होती रहती है। जितनी गहरी जितनी बड़ी ये लेक होगी उतनी ही ज्यादा CO2 इकट्ठी होगी। कभी कोल्ड ड्रिंक या शैंपेन की बोतल पे आपने गौर किया है? जब आप एक बंद कोक की बोतल को देखेंगे तो आप देखेंगे कि बराबर बेस से सरफेस की ओर गैस बबल्स ऊपर आ रहे होंगे। ये गैस बबल्स कोल्ड ड्रिंक में हमेशा ही हाई प्रेशर की स्थिति में रहते हैं। जब तक आप बोतल को हिलाते नहीं तब तक इन गैस बबल्स के होने ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसी कोक या शैंपेन की बोतल को आप जोर से हिलाइए और फिर खोलने की कोशिश करिए। हम सबको पता है कि इसके बाद क्या होता है। आधी कोक जमीन पे होती है और आधी हमारे हाथों और कपड़ों पे। ये तो कोक की बोतल थी। अब सोचिए यही चीज अगर एक लेक के साथ हो तो क्या अंजाम होगा। लेक न्योस एक बहुत बड़ी कोक की बोतल की तरह है। इस लेक के तल पर बहुत सारी CO2 हाई प्रेशर पर इकट्ठी हो गई है और अगर इस लेक के पानी में जरा भी डिस्टरबेंस पैदा हो जाए तो ये लेक वैसे ही फटेगी जैसे कि एक तेजी से हिलती हुई कोक की बोतल फटती है। इस फिनोमेना को साइंटिस्ट लिम्निक इरप्शन का नाम देते हैं और इस दुनिया में अब तक केवल 3 ऐसी लेक्स हैं जो कि लिम्निक इरप्शन के बुखार से पीड़ित हैं और लेक न्योस उनमें से एक है। अगस्त 21, 1986 की काली रात को वो हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ। क्या वो शांत ज्वालामुखी फिर से फटा था या फिर ठंडी बारिश के कारण लेक के टेम्परेचर और प्रेशर में बदलाव आया था, लेकिन उस रात किसी चीज ने लेक न्योस के अंदर भरी CO2 को ट्रिगर कर दिया और इसका अंजाम वही हुआ जो मैंने आपको पहले बताया। लेक न्योस फटी और ऐसे फटी कि 25 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले हर इंसान ने इस विस्फोट का कहर देखा। जब ये विस्फोट हुआ तो लेक न्योस के तल पर इकट्ठा हुई 2 लाख मीट्रिक टन से भी ज्यादा CO2 का गैस क्लाउड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया। क्योंकि CO2 हवा से भारी होती है तो ये गैस क्लाउड नीचे ही जमीन के करीब चलता रहा। उस रात इस लेक के आसपास रहने वाले 800 से भी ज्यादा लोगों में सिर्फ 8 ही जिंदा बचे, वो भी इसलिए क्योंकि उनके पास गाड़ियां थीं जिनसे वे भाग निकले। इस गैस क्लाउड ने 25 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले 1746 लोगों की और करीबन 3500 पशु पक्षियों की जान ले ली। CO2 ने हर जगह हवा को डिस्प्लेस कर दिया जिस कारण लोगों का दम घुटने लगा और कई लोगों ने नींद में ही अपनी जान गंवा दी। इसके अलावा जो लोग किसी तरह जिंदा बच गए उनके शरीर पर केमिकल रिएक्शन के कारण कई घाव हो गए और वे कई रेस्पिरेटरी बीमारियों से पीड़ित हो गए। यही नहीं, ये विस्फोट इतना बड़ा था कि लेक न्योस से सबसे करीब कुछ एरियाज में एक सुनामी सा भी आ गया जिसमें कई लोगों के घर बर्बाद हो गए। और जब आखिरकार सब कुछ थमा तो लोगों ने पाया कि लेक न्योस जिसका पानी बहुत ही साफ और नीला था अब खून के जैसा लाल हो चुका था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये विस्फोट इतना बड़ा और प्रचंड था कि लेक के तल पे जमा आयरन भी ऊपर आ गया और हवा में ऑक्साइड होके लाल हो गया। और आपको शायद लग रहा हो कि अगर एक बार विस्फोट हो गया तो फिर से नहीं होगा। लेक न्योस में CO2 आज भी वैसे ही इकट्ठी हो रही है जैसे कि पहले होती थी। इस CO2 को लेक से निकालने की कोशिश में 2001 में कैमरून की सरकार ने पाइप्स लगा दिए और तब से लेके आज लेक न्योस उतनी घातक नहीं है जितनी 1986 में थी, लेकिन खतरा आज भी न्योस के आसपास के गांव में मंडरा रहा है। और भले ही कैमरून की सरकार गैस के इकट्ठे होने की प्रक्रिया को धीमा कर चुकी हो, लेकिन प्रकृति के ट्रिगर को तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना। लेक न्योस अकेली ऐसी नहीं है। 1984 में न्योस से भी कुछ ही किलोमीटर दूर लेक मोनोन में भी ऐसा ही एक विस्फोट हुआ था जिसमें 37 लोगों की मौत हुई थी। लेक मोनोन न्योस से भी कहीं ज्यादा छोटी है जिस कारण इस विस्फोट से मानव जाति को उतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना लेक न्योस के विस्फोट से हुआ। और अब अफ्रीका की एक लेक किवू भी चर्चा में आ रही है क्योंकि इस लेक में भी वो सारे विस्फोट के लक्षण दिखाई पड़ते हैं जो कि 1986 के विस्फोट से पहले लेक न्योस में थे। और अगर लेक किवू फटी तो आपदा 1986 से भी कई गुना ज्यादा खौफनाक होगी क्योंकि लेक किवू लेक न्योस से 2000 गुना ज्यादा बड़ी और गहरी है। इसीलिए अभी से ही सरकार लेक किवू के अंदर इकट्ठी गैस को कम करने और लेक किवू को कम खतरनाक बनाने में जुटी हुई है ताकि भविष्य में आने वाली किसी भी विपत्ति को टाला जा सके। अब इस पूरी कहानी में हमें जिंदगी की एक सीख तो मिलती ही है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि भले ही कोई चीज बाहर से शांत और हार्मलेस दिखती हो, लेकिन उस शांति की परत के नीचे उबलता ज्वालामुखी किसी को नहीं दिखाई पड़ता और उस ज्वालामुखी की शक्ति को हमें कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
चाहिए। और यहीं पर खत्म हो जाता है हमारा आज का फैक्ट भरा वीडियो, जिसने हमें सिखाया कि कैसे एक लेक जैसी शांतिपूर्ण चीज बम की तरह फट सकती है और कैसे प्रकृति अजीबो गरीब तरह से अपना गुस्सा हम इंसानों पे निकालती है। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ मैं आपका दोस्त फैक्ट भाई लेता हूँ आपसे विदा। लेकिन उसके पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब